So we completed almost, you can say, the first part of our PGBP head. That is that which incomes are to be taxed under this particular head, what would be the format of computation, and then which deductions will be allowed from your income under the head PGBP, that is section 30 to 37. Now we are going on to understand that which sections or which expenses are not allowed as deduction. So first of all, let us keep two things in mind. The first thing that you have to keep in mind is that all the expenses which we discussed were also allowed under certain specific circumstances. So पहली चीज तो कि जो allowed expenditure है उनमें भी कुछ conditions हैं, अगर तो वो conditions हमें पता होनी चाहिए. जैसे 35 AD में हमने बात करी थी कि 100% capital expenditure is allowed provided the expenditure should not be for goodwill. Yeah, any expenditure under 35 AD will not be considered as like eligible for deduction if it is more than 10,000 and paid to a single person in a single day, and by any other modes prescribed by, that is account pay, check, account pay, draft, etc. So the point is कि 30 से लेके 37 में हमने जो सारे खर्चे डिस्कस करे उन एक्सपेंसेस में भी कुछ इंटरनल कंडीशंस थी जो उन्होंने बोली थी कि हाँ ये फुलफिल होगा तो ही सेक्शन में मिलेगा. तो पहली चीज तो एग्जामिनेशन में जब आपको वो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आएगा, अगर उसमें लिखा है रेंट रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग, तो आपको ये भी देखना है कि यार रेंट रिपेयर है तो उस पर्टिकुलर सेक्शन की कंडीशन के हिसाब से अलाउड है कि नहीं. गेटिंग द पॉइंट. डेप्रिसिएशन का अगर कोई केस आता है सेक्शन 32 का, तो आपको उसमें ध्यान रखना है कि उसकी सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है कि नहीं, सेक्शन 32 की सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है कि नहीं. So वो तो ध्यान रखना ही है. Moving on to the second part, that is these deductions are not at all allowed, inadmissible deductions. मतलब ये वो खर्चे हैं जो अगर आपने P&L में डेबिट करके रखे हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो you have to remove it from your books of accounts. That means आप इसको आपकी P&L में, आपकी PGBP की इनकम में माइनस ही नहीं कर सकते हो. बात समझ आ रही है? दो अलग अलग बात है. रिपेयर का खर्चा अलाउड है, लेकिन प्रोवाइडेड कि वो रिपेयर का खर्चा जो है वो करंट नेचर का हो, कैपिटल नेचर का नहीं हो. ऐसे बात समझ आ रही है? सो दीज आर द एक्सपेंसेस व्हिच आर इनएडमिसिबल, दैट इज दीज सेक्शन, दीज डिडक्शंस आर नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम योर प्रॉफिट्स एंड गेन्स अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, in case of any assessee, the following expenses are not deductible. Very important point to be kept in mind. 40A, जो 40B वाला केस है वो स्पेसिफिकली सिर्फ फर्म्स वगैरह पर अप्लाई होता है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा है एनी असेसी. ठीक है. 40A आए तो एनी इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस और अदर सम चार्जेबल अंडर दिस एक्ट विच इज पेबल आउटसाइड इंडिया या फिर in India to a non-resident or to a foreign company on which tax is deductible and such tax has not been deducted or after deduction has not been paid on or before the due date of filing of return under section 139(1). Very easy to understand. अगर हम ध्यान से समझें तो अगर आप इंडिया के बाहर पेमेंट कर रहे हो या किसी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो और उस पेमेंट के ऊपर टैक्स डिडक्शन की लायबिलिटी थी, लेकिन आपने टैक्स डिडक्ट नहीं किया है या फिर डिडक्ट करने के बाद आपने डिपॉजिट नहीं किया है अप टू 139(1) की ड्यू डेट के अंदर अंदर, तो आपका वो जो एक्सपेंस है वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा. सो दिस इज बेसिकली डन सो दैट टीडीएस कंप्लायंसेस कैन बी मेड मोर स्ट्रिंजेंट और मोर यू कैन से रिजिड. क्योंकि अगर अदरवाइज हम सोचें तो जब हम किसी का टैक्स डिडक्ट करते हैं तो वो मेरे लिए एक्सपेंस होता है, सामने वाले के लिए इनकम होता है. अगर मैंने डिडक्ट नहीं किया तो मेरे ऊपर भी कोई रिपरकशन होना चाहिए ताकि मैं टीडीएस के प्रोविजंस को कंप्लाई करूं. सो बेसिकली व्हाट दे हैव डन दैट टीडीएस डिडक्ट अगर नहीं करते हो तो जो व्यक्ति है उसके लिए तो वो एक्सपेंस है, उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए वो एक्सपेंस को क्या कर दिया जाएगा, डिसअलाउ. तो आप जो व्यक्ति पेमेंट कर रहा है वो भी ध्यान रखेगा कि यार अगर मैंने टैक्स डिडक्ट नहीं किया तो मेरे ऊपर मेरा नुकसान हो जाएगा, तो आई हैव टू बी वेरी मच लाइक कॉशियस दैट आई हैव टू डिडक्ट टैक्स. और टैक्स डिडक्शन को एनफोर्स करने का रीजन ही ये है ताकि टैक्स इवेजन, अवॉइडेंस वगैरह के केसेस जो है वो कम हो सके. डिपार्टमेंट के पास एक क्रॉस चेकिंग रहे कि आपने टीडीएस कहाँ से मतलब आपने इनकम कहाँ कहाँ से अर्न करी है. दैट इज ऑल टुगेदर अ पार्ट ऑफ टीडीएस, सो दैट आई एम नॉट गोइंग मच इन डिटेल. सो ये हमें ध्यान रखनी है. इन केस assessee fails to deduct the whole or any part of tax but is not deemed to be an assessee in default by reason that such payee, हाँ, अगर आप जो पर्टिकुलर पर्सन है जिसने टैक्स डिडक्ट नहीं किया है वो क्या कहा जाता है,
उस व्यक्ति को आप असेसी इन डिफॉल्ट कहते हो, लेकिन देयर इज अ कंडीशन जहां पर उसको असेसी इन डिफॉल्ट से बाहर कर दिया जाएगा, मतलब उसको असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा अगर जो पेई है, मतलब जिस व्यक्ति ने इनकम रिसीव करी है, he has furnished his return of income, has taken into account such sum for computing income and has paid the tax due, तो आपको असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा. It would be deemed that the assessee has deducted the tax and paid the tax on the sum on such sum on the date on which the return of income has been furnished. Since the date of furnishing the return is taken to be the date on which the payer has deducted and paid the same, the expenditure in respect of which has failed shall be disallowed in the year in which the said expenditure is incurred. However, it will be allowed as deduction. बात समझ में आई? मतलब इसी को अगर मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो सपोज 2020-21 का कोई खर्चा था जिस पर कि आपको टैक्स डिडक्ट करना था, आपने नहीं किया और ड्यू डेट निकल गई, ना डिडक्ट किया ना डिपॉजिट किया, तो 20-21 में ये आपका क्या हो गया, डिसअलाउ हो गया, आप असेसी इन डिफॉल्ट हो गए. अब 21-22 में जब एक्चुअली रिटर्न फाइलिंग शुरू हुई तो जो आपका पे था उसने क्या किया, जो इनकम आपने उसको पे करी थी, सपोज इट वाज सैलरी, तो जो भी इनकम आपने उसको पे करी थी, या हम कह लें इंटरेस्ट, इस सेक्शन के हिसाब से चले तो हम इंटरेस्ट की बात करें, तो सपोज आपने उसको जो इंटरेस्ट पे किया था एक्सक्यूज मी, इंटरेस्ट आपने पे किया था, वो इंटरेस्ट उसने अपनी इनकम में ऐड कर लिया एंड देन ही पेड टैक्स ऑन दैट पर्टिकुलर इनकम इन द ईयर 2021-22, दैट इज द नेक्स्ट ईयर ऑब्वियसली, क्योंकि रिटर्न तो तभी फाइल होगा, और उसने रिटर्न फाइल कर दिया, तो ये पर्टिकुलर डेट जब उसने अपना टैक्स पे किया, रिटर्न फाइल किया, ये पर्टिकुलर जो है टाइम, ये मान लिया जाएगा कि टैक्स उस पर डिडक्ट हो गया और पे हो गया, तो जो आपका एक्सपेंस तब डिसअलाउ हुआ था वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलाउ. लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि आपके पेई ने बराबर बराबर उस इनकम पर सरकार को टैक्स दे दिया है. आगे बढ़ते हैं. 40 AIA 40 AIA provides that 30% of any sum payable to a resident. Now this is the case of a resident. वहां पर क्या था, आउटसाइड इंडिया या नॉन रेसिडेंट, यहाँ पर है 30% of any sum payable to a resident on which tax is deductible at a source shall be disallowed. सेम वही वाला केस है, लेकिन बस अंतर ये है कि नॉन रेसिडेंट्स की केस में पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाता है, रेसिडेंट के केस में 30% डिसअलाउ किया जाता है. सो यहाँ पर एग्जांपल दिया है, देखो, टैक्स ऑन रॉयल्टी पेड टू मिस्टर ए हैज बीन डिडक्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, द सेम हैज टू बी पेड बाय 31st of July, otherwise 30% of royalty would be disallowed in the computing income of AY 23-24. However, अगर आपका असेसी जो है वो अगर अगले साल रिटर्न के साथ दिखा देगा तो फिर दैट पर्टिकुलर टैक्स हैज बीन वुड बी अलाउड इन द पर्टिकुलर ईयर ऑफ रिटर्न फाइलिंग, है ना. सो यहाँ पर हम लोगों को ये चीज ध्यान दी है, और ज्यादा डिटेल में इसको आप ऑब्वियसली जब आप टीडीएस टीसीएस पढ़ाई आप लोगों ने, जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपको और क्लियरली ये चीज समझ में आ जाएगी. सो अगेन एग्जांपल्स आप देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, है बहुत ही छोटा सा सिंपल सा डिसअलाउंस है. तो पीजीबीपी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं, एग्जाम में आपको लिखा होगा, जो पॉइंट आएगा, एडजस्टमेंट आएगा कि दिस पर्टिकुलर केस द टैक्स वाज डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड अप टू द पर्टिकुलर डेट. आपको सिर्फ क्या करना है, चेक करना है, रेसिडेंट है तो 30%, नॉन रेसिडेंट है तो फुल डिसअलाउ करना है. अगर एक्सपेंस अलाउ ही नहीं हुआ है तो देन ऑब्वियसली आपको डिसअलाउ भी नहीं करना रहेगा. 48(2) इज एनी सम पेड ऑन अकाउंट ऑफ एनी टैक्स ऑन द प्रॉफिट्स और प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस. मतलब बेसिकली आपका जो टैक्स वाली चीज होती है, इनकम टैक्स होता है, वो आपका अलाउड नहीं होता है. इसमें क्लेरिफिकेशन डाला है, अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ योर अमेंडमेंट. So this becomes very very important for us. There can be a case in our examination in this particular attempt that they have given tax 42,000 और लिखा है including cess या surcharge ₹2,000. So you have to be very cautious that full 42,000 will be disallowed, और ये चीज जो है वो has been deemed to be disallowed करके डाली गई है, shall be deemed to have been always included any surcharge. मतलब ऐसा मान लिया जाएगा कि जब से ये सेक्शन आया तब से टैक्स का जो अमाउंट है, टैक्स का जो वर्ड है, तब से इसमें सेस and surcharge both have been included. This has been an amendment, this has been a clarification in this particular period, that is for our upcoming May 23 November 23 attempt. So it has to be very very like you have to be very careful that this can be asked in examination. Now this is again 48(2)(b). It is a very like specific section, that amount paid by royalty or which is levied exclusively on any amount appropriated from state government undertaking. 48(3) is now
particular section which relates to the first one, that is if you are paying any, in the first disallowance we discussed that if you pay any interest or royalty or fees etc to a non-resident, then the 100% is disallowed. उसमें सारे नॉन सैलरी पेमेंट से, इसमें उन्होंने सैलरी के लिए अलग से सेक्शन दिया है। रेसिडेंट के लिए जो सेक्शन है उसमें उसी सेक्शन में दोनों बातें करी है कि सैलरी का हो तो भी वहीं पे डिसअलाउ होगा 30% और नॉन सैलरी का होगा तो भी वहीं पे डिसअलाउ होगा। यहाँ पर भी बात तो वही है, बस फर्क ये है कि सैलरी के लिए उन्होंने एक अलग से बात बोल दी कि पेबल आउटसाइड इंडिया एंड इफ द टैक्स हैज नॉट बीन पेड देयर ऑन नॉर डिडक्टेड देन दैट सम वुड बी डिसअलाउड। ओके, मूविंग ऑन 40A(b), sorry, 40A(5), tax paid on perquisites on behalf of employees is not deductible. Now see, this again relates to salary. Now keep this in mind. As I also told you in the first part that there are various different sections which are interlinked. जब आप इनकम टैक्स की बात करते हो आपको सिर्फ एक सेक्शन नहीं पढ़ना होता है। ये जो टैक्स होता है नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, नॉन मॉनेटरी पर्पसेस पे जो टैक्स होता है दैट इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने आपके एम्प्लॉय को नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स दिए हैं, ठीक है, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स दिए हैं, तो उसके ऊपर अगर आपने कोई टैक्स पे किया है, मतलब एम्प्लॉयर ने अगर कोई टैक्स पे किया है तो उस टैक्स का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और यही सेम जो अमाउंट है, दिस टैक्स पेड ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स इज नॉट टैक्सेबल और यू कैन से इट इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयज। तो दोनों तरफ से सरकार कभी भी फायदा नहीं देती है, ये बात ध्यान रखना है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर इधर छूट मिल रही है तो इधर टैक्सेबल हो ही जाएगा। तो सपोज किसी व्यक्ति को 4 लाख के नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल रहे थे जिस पर 40,000 का टैक्स उसके एम्प्लॉयर ने डिपॉजिट कर दिया, तो ये जो टैक्स है ये इसके हाथ में तो एग्जेम्प्ट हो गया लेकिन इसके हाथ में इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब बात वही हो गई कि इधर एक तरीके से एम्प्लॉयर से टैक्स लिया जा रहा है। द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, correspondingly such payment is not allowed as reduction। so ये बात हम लोगों को ध्यान में रखनी है। now moving on to a very important section 40A वगैरह के तो हमने जो बात करी छोटे छोटे से सेक्शंस थे। मेनली इंपॉर्टेंट जो है वो टैक्स वाला है, सरचार्ज वाला है, जिसपे क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली। एंड सेकंड वन इज योर टीडीएस, नॉट डिडक्शन और नॉन पेमेंट ऑफ योर टीडीएस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर क्वेश्चंस नॉर्मली एडजस्टमेंट्स आते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ 40B। दिस इज applicable in case of your any firm, that is partnership firm, or you can say LLP. The following amounts shall not be deducted in computing business income. Now it is a it is very important to just first understand the concept in very short and then I'll directly move to the section. See, what happens is when you are a partnership firm, then all these things are also very much easily understandable when you work in a firm. Like when you are into an articleship, it is very easy to understand all these things. But then also I'll explain you in just brief that when you have already discussed about the tax rates, we all know that in case of individuals, the taxes are paid on the basis of slabs, and in case of firms, it is a flat 30% rate. Getting the point? Plus, after slab also you can claim a lot of ATC, ATD, etc. benefits. And in case of firm, obviously you have to pay flat 30% on your whatever income you have earned. So now what happens is that if a firm is showing lots of profits, it has to pay a lot of tax because the rate is flat 30% and there is no basic exemption allowed. However, in case of the partners, for example, if the firm is having 3 partners, every partner would get a basic exemption limit. Every partner can claim ATC, every partner can claim various different deductions, therefore reducing the tax rate for that particular partner. So what used to happen is that the firms used to distribute a lot of profits in the name of remuneration, interest on capital, and used to show a very nominal amount of profit in the books of the partnership firm so that the tax could be evaded. Now what happens is that by doing this, it is very easy to avoid tax. हम कैसे पता करें कि कितना रेम्यूनरेशन देना सही था? हो सकता है कि फर्म ने लास्ट तक बैठे रहे कि हम ये देखते हैं कितना प्रॉफिट होता है, उसके बेसिस पे रेम्यूनरेशन बांट देंगे. So this is wrong. This is not a thing which should be considered, because this is not a remuneration then you are doing. This is basically a kind of thing which you are distributing profits but in the name of any other payment so that the tax can be avoided. So what department has done, department has laid down some rules under section 40B that if you fulfill all these conditions, then only the remuneration is allowed. Otherwise, whatever remuneration you pay to your partners would not be allowed, it would be disallowed. And if the remuneration is not allowed to the firm, obviously it has to pay tax on the full profits, that is inclusive of remuneration. So what has been given, the conditions are very simple and very easy to understand. If these conditions are fulfilled, then only
the particular firm can pay remuneration, and that too only up to a certain specific limit. You cannot pay remuneration as much as you want कि भैया 10 लाख प्रॉफिट हुआ, 9 लाख रेम्यूनरेशन दे दिया, 1 लाख पर टैक्स दे दिया, ऐसा नहीं चलेगा. सो चले देखिए क्या क्या कंडीशंस है. द फर्स्ट कंडीशन दैट इज प्रिस्क्राइब्ड हियर इज नो रेम्यूनरेशन कैन बी पेड टू अ पार्टनर हु इज नॉट वर्किंग. ये बहुत बार होता है कि जो व्यक्ति स्लीपिंग पार्टनर है उसके नाम से हमने बहुत सारा रेम्यूनरेशन शो कर दिया. नहीं, रेम्यूनरेशन आपको सिर्फ उसी व्यक्ति को देना है जो एक्चुअली एक्टिवली आपके फर्म में इन्वॉल्व है, काम कर रहा है. और रेम्यूनरेशन का मतलब यहाँ पर बहुत शॉर्ट नहीं है कि सिर्फ सैलरी, बोनस, कमीशन, एनीथिंग विच इज अ काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन फॉर वर्क, then that you can be included in this term. Working partner, if you are paying to working partner, it has to be authorized by a deed. There should be a deed which should authorize either the amount of remuneration or the manner in which the remuneration shall be calculated, and retrospective effect to the deed cannot be given. मतलब आप ये नहीं कर सकते हो कि आप 31 मार्च को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो 30 मार्च को आपने डीड बना दी और विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल आपने रेम्यूनरेशन अलाउ करवा दिया. ठीक है, आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ रेम्यूनरेशन पे कर सकते हो. अगेन कीप दिस इन माइंड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेमेंट पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता. वो ये नहीं बोल सकता कि तुम अपने पार्टनर को रेम्यूनरेशन मत दो, लेकिन वो ये बोल सकता है कि तुम रेम्यूनरेशन दो लेकिन हम तुमको इनकम टैक्स में उसका डिडक्शन नहीं देंगे. गेटिंग द पॉइंट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेनेवर यू आर राइटिंग आंसर्स आल्सो, दिस इज very important. Students, I take a lot of copies of the tests etc that I conduct for the students. Students write the firm cannot pay remuneration. No, it is absolutely not correct. When you are writing it cannot pay, that means you are instructing the firm कि भैया तुम पैसा मत दो. वो नहीं कर सकता, डिपार्टमेंट के पास कोई राइट नहीं है फर्म को रोकने का, लेकिन वो ये बोल सकता है कि दो जितना देना है, हम अलाउ आपको नहीं करेंगे. गेटिंग द पॉइंट? सो दीज पॉइंट्स आर टू बी केप्ट इन माइंड. ऑथराइज्ड बाय डीड बट रिलेट्स टू एन अर्लियर पीरियड इज नॉट अलाउड. रेट्रोस्पेक्टिव पीरियड, तो आपने जिस दिन क्लॉज ऐड किया है उसी दिन से आपको डिडक्शन मिलना अलाउड होगा, अदरवाइज नहीं होगा. इंटरेस्ट अगर अलाउड है, अगर ऊपर की सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो इंटरेस्ट अलाउड है ओनली अप टू द रेट ऑफ 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, एंड रेम्यूनरेशन इज अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रॉफिट्स. अगेन बुक प्रॉफिट क्या होता है? तो बुक प्रॉफिट इज बेसिकली द प्रॉफिट कैलकुलेटेड अंडर चैप्टर 4D, दैट इज एज पर द प्रोविजंस ऑफ पीजीबीपी. तो पहले आप पीजीबीपी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आपके प्रॉफिट को एडजस्ट करोगे, उसमें से इंटरेस्ट एंड कैपिटल माइनस करोगे, फिर जो बचेगा उसमें से आप क्या करोगे, आपका रेम्यूनरेशन माइनस करोगे, मतलब कैलकुलेट करोगे कितना रेम्यूनरेशन अलाउएबल रहेगा. फर्स्ट 3 लाख पे 1,50,000 और 90% ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज हायर, मतलब अगर लॉस हुआ तो भी मैक्सिमम 1.5 लाख तक का रेम्यूनरेशन तो दिया ही जा सकता है. बैलेंस बुक प्रॉफिट, इट इज 60% ऑफ द बुक प्रॉफिट. सो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू कैलकुलेट द remuneration. Okay, now this much amount is allowed, otherwise the amount is not allowed. There are two explanations. It is a very simple explanation. अगर कोई इंडिविजुअल पार्टनर है जो किसी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में पार्टनर है तो उसको जो सारा पैसा रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में मिला है वही सारा आप पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगे. अगर उसको एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी कोई पैसा मिला है वो 40B के लिए अकाउंट फॉर नहीं किया जाएगा. सिमिलरली इसका वाइज वर्सा, अगर कोई पार्टनर एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में पार्टनर है और उसको फर्म ने रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में कोई पेमेंट किया है तो वो आपके रेम्यूनरेशन की लिमिट्स के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा. मूविंग ऑन to the next point, that is expenses or payments not deductible in certain circumstances. Now what are these circumstances? 40A. Okay, now these payments are again we are continuing the same thing, that is disallowed payments to relatives and associates. Many times it is seen that businesses they pay extra salary, extra interest. For example, I have taken a loan from my brother, so I will be paying extra interest to that particular person because he is my brother and I can claim a lot of deductions. So suppose normally लोन अगर 10% में मिल रहा है, मैंने मेरे भाई से लोन ले लिया और उसको 15% से मैं इंटरेस्ट दे रही हूँ, जो एक्स्ट्रा 5% है वो सारा मेरे लिए क्या है, एक तरीके से एक्स्ट्रा एक्सपेंस है. So to avoid such circumstances, they have laid down a section that is 48(2), which states that if you are paying any expense to your associate party or to a relative, then it has to be checked that that particular expense should be as per the fair market value of that particular service or product. If it is in excess, then such excess shall be disallowed. तो जैसे मैंने बताया कि नॉर्मली अगर वो लोन 10% में मिल रहा था और अगर मैंने मेरे ब्रदर से वो लोन 15% में लिया है तो ये जो एक्स्ट्रा 5% है ये मेरे हाथ में क्या हो जाएगा,
डिसअलाउ हो जाएगा जो 5% मैंने अभी एक्स्ट्रा पे किया है। बाकी का 10% विच इज इन लाइक at par with the fair market value of that particular service, that can be claimed. So this is to be kept in mind. So what are the, again, it is very important to understand what is the definition of that specified person. So this is given very clearly. So examination में आपको ध्यान रखना है, मोस्टली एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते हैं इस केस में, एज फार एज द मैक्सिमम ट्रेंड कैन बी सेट. बट अगेन you have to be very whenever you are reading these sections, you have to be very specific when you talk of who is a relative, who is a specified person, who is included in the definition of associate. But आज तक जितने हम अगर हम बात करें तो mostly the relative is mother or father or brother or sister. Mostly they ask these kinds of relatives only. या फिर हम फॉर्म्स की बात करें तो देन पार्टनर और डायरेक्टर बहुत ज्यादा दूर का नहीं आया है जनरली आज तक, है ना. सो अपन हम बात करें तो इंडिविजुअल में उन्होंने बोल दिया रिलेटिव या फिर पर्सन हु कैरीज ऑन अ बिजनेस इफ द इंडिविजुअल हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट. इस पर भी क्वेश्चन बनता है, ये भी पकड़ना इजी है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो या फिर रिलेटिव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो. सिमिलरली उन्होंने कंपनी फर्म एचयूएफ में बोला है डायरेक्टर है, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर है, पार्टनर है, मेंबर है. ये अगेन सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाला क्लॉज यहाँ पर भी आपको चेक करना है. और एनी पर्सन हु कैरीज ऑन बिजनेस इन विच द कंपनी और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और पार्टनर ऑफ द कंपनी हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट भी, उसको भी स्पेसिफाइड पर्सन माना जाएगा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इनडायरेक्ट रिलेशन है तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है. सो ये सारे जो केसेस हैं, ऑल दीज आर द स्पेसिफाइड पर्सन. अगर इनमें से आप किसी को भी सर्विस देते हो तो इट हैज टू up to the fair market value of that particular payment. Moving on to 48(3), again a very common payment. Normally इसके ऊपर आपका एडजस्टमेंट आता ही है एंड आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सही ही करते होंगे. 10,000 से ज्यादा, अगेन वी हैव डिस्कस दिस एट टू प्लेसेस ऑलरेडी. 43(1) में हमने इसके बारे में बात करी, उसके बाद हमने 35(AD) में इस बारे में बात करी, आगे भी इस बारे में बात करेंगे अभी जब हम 43(CA) पढ़ेंगे. और कैपिटल गेन में फिर से ये पॉइंट आता है, फिर अदर सोर्सेज में फिर से पॉइंट आता है. तो 10,000 वाला जो पॉइंट है ये बहुत सारी जगहों पर आता है. Payment in excess of 10,000 made otherwise than through prescribed modes. So if you have paid to a single person single day expense which is more than 10,000 and that is not by the prescribed mode, then that expenditure is allowed. This limit is 35,000 in case of payments made by transporter. So this is also to be kept in mind. बहुत बार एग्जामिनेशन में आपको 30,000 का फिगर आ जाता है, ट्रांसपोर्टर का केस आ जाता है, बच्चा डिसअलाउ कर देता है. अगर ट्रांसपोर्टर का केस है तो 35,000 is the limit. So that is to be kept in mind. Moving on to the नेक्स्ट 48(3)(A). 48(3)(A) ये कहता है कि अगर कोई एक्सपेंस है जो आप ऑलरेडी अलाउ कर चुके हो मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से, मतलब अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से, और अब आप उस लायबिलिटी का या आप उस एक्सपेंस का पेमेंट कर रहे हो, और अगर आपने उस लायबिलिटी को रीपे किया है अगेन मोर देन 10,000 सिंगल पर्सन सिंगल डे एंड इन अदर देन प्रिस्क्राइब्ड मोड्स, देन पेमेंट हैज टू बी ट्रीटेड एज डीम्ड इनकम. क्योंकि एक्सपेंस तो आप ऑलरेडी पिछले साल या उसके पिछले साल अलाउ कर चुके हो, तो अब हम आपके एक्सपेंस को तो डिसअलाउ नहीं कर सकते. तो उन्होंने बोला हम उस एक्सपेंस के मतलब उस पेमेंट के अमाउंट को क्या मान लेंगे, आपके हाथ में डीम्ड इनकम. दिस लिमिट इज 35,000 as I already told you for if the payment is made to transport operators. Now again disallowance के भी disallowance, that means exceptions. Income tax is an act of exceptions. Okay, this I always say in almost all of my videos and all of my lectures that it is very important to keep the exceptions in mind. And बहुत बार हमारे questions exception से related आ जाते हैं, हमको section तो याद होता है but हम exceptions पर कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं. तो ये बहुत ज्यादा important है कि 48(3) कहाँ apply नहीं होगा. अगर वो केस हमारे एग्जामिनेशन में आता है तो भले ही पेमेंट 10,000 से ज्यादा है, भले ही वो कैश में है, वो एक्सपेंडिचर अलाउ किया जाएगा. लोन ट्रांजेक्शंस, इट डज नॉट अप्लाई टू लोन ट्रांजेक्शंस क्योंकि लोन इज नॉट बेसिकली a thing which is your expenditure. In 48(3)(A) they are disallowing the transactions that come under the nature of expense. So this is not allowed. Payment made by commission agents, again it is not your expense, so that is not allowed considered under this thing. And there are Rule 6DD. Now Rule 6DD prescribes some payments which are of the nature of expenditure. ऊपर जो हमने लोन और इसकी बात करी वो तो एक्सपेंडिचर ही नहीं था. जो हम रूल 6DD में बात कर रहे हैं, these payments are in the nature of expenditure, but then too they are disallowed if more than 10,000 and you have paid that amount in your basically any other modes which is not prescribed by the department. And what are the modes? ये हम लोगों को बहुत बार पढ़ने में आ चुका है, तो आई होप अब आप लोगों को काफी हद तक तो याद भी हो चुका होगा. अकाउंट पेड चेक, अकाउंट पेड ड्राफ्ट, ECS or any other electronic mode, any other mode
प्रिस्क्राइब, ये मोड्स के अलावा आपको किसी और मोड से पेमेंट नहीं करना है। तो कौन से ऐसे पेमेंट से देखें जहां पर अगर हमने इन मोड के अलावा पेमेंट किया है तो भी हमें डिडक्शन मिलेगी। पेमेंट इज मेड टू आरबीआई, एसबीआई, है ना, मतलब गवर्नमेंट रिलेटेड या ऐसे कोई पेमेंट्स हैं, बैंक्स वगैरह के पेमेंट्स है तो अलाउड है। पेमेंट अंडर द रूल्स फ्रेम्ड बाय विच इज मेड इन लीगल टेंडर, तो गवर्नमेंट को अगर आप पैसे दे रहे हो, पेमेंट इज मेड बाय एलसी, दैट इज लेटर ऑफ क्रेडिट, मेल, बुक एडजस्टमेंट, है ना, बुक एडजस्टमेंट के थ्रू हुआ है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू हुआ है, where the payment is made by way of adjustment against the amount of any liability. Now this is a very good point. अगर हमने हमारी लाइबिलिटी के अगेंस्ट पे पेमेंट एडजस्ट किया, मतलब बुक एंट्री हुई है अकाउंट्स में, एक्चुअली फंड्स का आउटफ्लो नहीं हुआ है, पेमेंट इज मेड फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, प्रोड्यूस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेली डेयरी, पोल्ट्री, फिश, हॉर्टिकल्चर, ये सारी चीजें जो हैं, बट दिस शुड बी डायरेक्टली टू द फार्मर। ओके, अगर हम मिडिल मैन से खरीद रहे हैं तो कैश नहीं चलेगा, अगर हम फार्मर से खरीद रहे हैं तो ही कैश में पेमेंट अलाउड है। सो डायरेक्ट प्रोड्यूसर, ग्रोअर, कल्टीवेटर को पेमेंट होना चाहिए, बीच के व्यक्ति को, मिडिल मैन से खरीदा है तो अलाउड नहीं रहेगा। पेमेंट इज मेड फॉर परचेज ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड विदाउट और प्रोसेस्ड विदाउट द एड ऑफ पावर इन अ कॉटेज इंडस्ट्री, है ना, छोटे जो हमारे घर घरेलू वो होते हैं, इंडस्ट्रीज होते हैं, वहां पर अगर आपने किया है विदाउट द एड ऑफ पावर, मतलब वही छोटे लेवल पे बिजनेसेस होना चाहिए। मोस्टली 6GD में वो सारे केसेस है जो या तो गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशंस को पेमेंट हो रहा है, या फिर ऐसी जगह है या ऐसे लोग हैं जो बैंकिंग से एक्सेस नहीं है, जहां पर बैंक इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता होगा, सो इसीलिए उन्होंने अलाउ किया है, अदरवाइज इट इज नॉट अलाउड। पेमेंट इज मेड इन विलेज और टाउन ऑन विच द डेट बैंक थी ही नहीं कभी, है ना, वहां पर बैंक्स ही नहीं है, नहीं ऑपरेट हो सकती है बैंक्स। इफ द पेमेंट इज मेड टू एन एम्प्लॉय or the legal heir of the particular person on the case of resignation etc does not exceed 50,000, जो आपका ये ग्रेचुइटी वगैरह का पेमेंट होता है वो अगर कैश में दिया है तो चलेगा, लेकिन मैक्सिमम अप टू 50,000। पेमेंट इज मेड बाय एन assessee by way of salary after deducting the income tax and he's temporarily posted for a period of 15 days or more in a normal duty other than his normal place of duty or on a ship and he does not maintain। जैसे टेम्पररीली मान लो आपको 2-3 महीने के लिए किसी दूसरी सिटी में भेज दिया है एक प्रोजेक्ट के लिए और वापस आप आ जाओगे, लेकिन अब वो 2-3 महीने आपको सैलरी तो रोक नहीं सकते, तो आपको वहां पर पैसा चाहिए वहां खर्चे करने के लिए, तो उन्होंने आपको दे दिया है अदर देन दीज मोड्स, तो देन इट इज अलाउड, क्योंकि वहां पर आपका अभी अकाउंट नहीं है इसीलिए। बट अगेन दिस हैज टू बी अ टेम्पररीली पोस्टिंग where the payment is made by any person who is agent, है ना, who is required to make payment in cash for goods on behalf of such person, where the payment is made by an authorized dealer or a money changer for purchase of foreign currency. So all these payments would be allowed even if they are made in cash, that is other than the modes prescribed. Moving on to the next disallowance, that is 40A7. If you are preparing any provision for gratuity, then it will not be allowed as deduction. Gratuity will be allowed only if you have directly paid to any particular fund or you have directly paid to the employee, or it is a clear-cut liability that has to be paid, then it can be allowed as deduction. Otherwise, there will be no allowance under section 40, under as per the provision of gratuity, that is the amount will be disallowed under section 40A7. Contributions by employers to funds, trusts, 40A9. That basically what happens is many a times the firms or such organizations, they prepare private funds in the name of investment, in the name of employees, but actually the money does not go to the employees. So the amount can be paid only if it has been paid to any particular registered association or some particular organization. No deduction will be allowed, but the assessee pays in his capacity any sum towards setting up or formation of such trust or anything. So अगर आप privately कहीं पर payment कर रहे हो, that would not be allowed. However, where such sum is paid in respect of funds covered under section 37, हम लोगों ने कल भी बात करी थी, तो फिर deduction allowed होगा, because that is something which is a recognized fund, recognized gratuity fund or PF fund or all, then it would be allowed. Next, moving on, first I'll take the section 43B, then I'll move on to the other sections, because let us first cover up all the disallowances on all those things so that हमारा mind एक एक करके clear होगा. See, हमेशा क्या करना चाहिए पढ़ाई करने के लिए, which is what I prefer personally, that you should divide the things into smaller parts. जैसे सारे expenditures allowed एक बार पढ़ लो, सारे expenditures disallowed एक बार पढ़ लो,
फिर सारे कंप्लायंसेस वाले पार्ट पढ़ लो, हो गया चैप्टर खत्म। सो एक तरीका हो जाता है ना, जिससे चीजें छोटी हो जाती है, इजी हो जाती है, कंफ्यूजन नहीं होता कि यार इसके बाद ये पढ़ा उसके बाद वो पढ़ा, हमारा माइंड भी बार बार स्विच नहीं करता। सो पहले हम सारे डिसअलाउंसेस को खत्म कर लेते हैं, दैट इज सेक्शन 43B। सेक्शन 43B ये कहता है कि ये जो लिस्ट दी हुई है, ये सारे एक्सपेंसेस अलाउड होंगे ओनली इफ द अमाउंट इज पेड विद इन द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1). ओके, दैट इज योर रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के अंदर अंदर अगर आपने पेमेंट किया है तो ही आपको इनकम टैक्स में, पीजीबीपी में इसका डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगा। व्हाट आर द पेमेंट्स? टैक्स, ड्यूटी, सेस और फीस, व्हाटएवर इज अलाउड, then you have to pay that within the due date. Any sum payable by the assessee as an employer, this is very very important to be kept in mind. Yesterday in that particular part I had already told you that employer के ऊपर और employee के ऊपर एक बहुत specific difference होता है। जब हमने 36 पढ़ा था मैंने आपको बताया था कि 43B में एक छोटा सा clarification है जो मैं फिर से आपको 43B के साथ पढ़ाऊंगी, तो ये वही वाला पॉइंट है, ध्यान से समझें। बोनस कमीशन आप जो एम्प्लॉइज को देते हो वो, पहले हम एम्प्लॉय वाले सारे पॉइंट्स खत्म कर देते हैं। सम पेड बाय एन एम्प्लॉयर इन लिeu ऑफ अर्न लीव, दैट इज योर लीव, अर्न लीव, अगर आपने लीव के बदले जो पैसा मिलता है वो आपने पे किया है, दिस हैज टू बी पेड विद इन द ड्यू डेट। सो फर्स्ट हम एम्प्लॉइज की बात करते हैं। जो हमारा पीएफ और इसका कंट्रीब्यूशन होता है, मैंने कल भी आपको बताया था दैट द कंट्रीब्यूशन इज ऑफ टू केसेस, इट इज वन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, वन इज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में सेक्शन 36 में ये कहा गया था कि आपको अलाउड होगा अगर आप उस रेलेवेंट एक्ट की ड्यू डेट के अंदर अंदर इसको डिपॉजिट कर देते हैं, मतलब एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उसका 43B से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 43B से संबंध रखता है कि अगर हमने इस कंट्रीब्यूशन को 139(1) की ड्यू डेट के अंदर अंदर भर दिया, भले ही पीएफ की ड्यू डेट के बाद भरा हो, लेकिन अगर 139(1) की ड्यू डेट के अंदर अंदर भर दिया तो भी डिडक्शन अलाउड होगा। लेकिन अगर इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, भले ही हमने 139(1) की ड्यू डेट में भरा है लेकिन उस स्पेसिफिक एक्ट की ड्यू डेट के बाद भरा है, ये पॉइंट एग्जामिनेशन में आता है और बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है इस डेट का यहाँ कोई मायने नहीं है, भले ही आपने ड्यू डेट के अंदर भर दिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हम लोगों को एक प्रॉपर चीज इसमें प्रोवाइड भी करी हुई है, ये देखो क्लैरिफिकेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेबिलिटी, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, आ रही है बात समझ में? तो ये चीज हमने 36 में भी पढ़ी, 43B में भी पढ़ी, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि कहाँ पर ड्यू डेट 139(1) की ड्यू डेट लेनी है और कहाँ पर ड्यू डेट आपको उस पर्टिकुलर रेलिवेंट एक्ट की ड्यू डेट लेनी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, बाकी की कौन से ऐसे पॉइंट्स है 43B में से। तो नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन borrowing from public financial institutions, state financial institutions, SIICs और from एनबीएफसी, स्पेसिफिक एनबीएफसी से अगर आपने लोन लिया है उन इंटरेस्ट के ऊपर, या फिर आपने कोई शेड्यूल्ड बैंक से लोन लिया है, इन सारे इंटरेस्ट का भी डिडक्शन 1 के अंदर इनको एक्चुअली पे नहीं किया, ठीक है, ड्यू बेसिस पे डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। ये जो नोट्स मैं आप लोगों को बता रही थी, इन नोट्स में मैंने बहुत, मतलब हमने शॉर्ट में सारे सेक्शंस लिखे हैं, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 43B को मैंने एक स्पेसिफिक, मतलब एक तरीके से इसको लिस्ट डाउन कर दिया है कि जिसमें इम्प्लॉय वाले सारे जो है वो एक साथ हो गए, देखो ये इम्प्लॉय वाले सारे पेमेंट्स हैं, लोन इंटरेस्ट वाले जो सारे पेमेंट्स हैं वो एक साथ हो गए, तो यहाँ पर हमने इम्प्लॉय वाले सारे पेमेंट्स लिख दिए, यहाँ पर हमने इंटरेस्ट ऑन लोन वाले सारे पेमेंट्स लिख दिए, एक टैक्स और एक रेलवे एसेट्स, ये सारे के सारे पेमेंट्स। तो याद रखने में आपको ये क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा कि हाँ ये एम्प्लॉय वाले कौन से थे, तो एम्प्लॉय का पीएफ कंट्रीब्यूशन, ग्रेच्युटी कंट्रीब्यूशन, बोनस और लीव इनकैशमेंट, ये एम्प्लॉय वाले हो गए। इंटरेस्ट ऑन लोन, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एनबीएफसी, शेड्यूल्ड बैंक, ये एक पॉइंट हो गया, रेलवे एसेट हो गया और टैक्स सेस ड्यूटी हो गया। तो ये आपको सेक्शन जो है वो याद रखना इजी हो जाएगा, है ना। ये सारी जो पेमेंट्स है ये आप तभी अलाउ करते हो अगर पेड बाय द असेसी on or before the due date of section 139(1). Getting the point? I hope it is very clear. अब हम आगे चलते हैं towards the some compliances. Now in this particular case we have discussed which expenses are allowed, which expenses are not allowed. Now we will be moving on to the profits chargeable to tax, that is incomes which are specifically included under the head PGBP, that is as per section 41. So remission of a trading liability, suppose आपकी कोई बुक्स में liability थी और अब वो liability आपको रीपे नहीं करनी है तो फिर वो आपके लिए इनकम हो गई, है ना। फॉर एग्जांपल आपको कोई क्रेडिट में आपने सामान खरीदा था, है ना, सपोज आपको 25,000 उसको रीपे करना बाकी थे, लेकिन आपने आगे चल करके वो सामने वाले ने मना कर दिया कि भैया मत दो पैसा, या जो भी, इट इज वेव्ड ऑफ, देन यू आर सपोज टू टेक दैट अमाउंट एज योर इनकम, ऑब्वियसली, बिकॉज जब हमने उस एक्सपेंडिचर को लाइबिलिटी बनाया होगा
जब हमने उस अमाउंट को लायबिलिटी बनाया होगा तब हमने उसमें P&L में डेबिट किया है, अब हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे. सो व्हाट दे हैव गिवन दैट आगे चल करके अगर ऐसा होता है, देयर इज अ रेमिशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी, देन इट हैज टू बी ट्रीटेड एज अ इनकम अंडर सेक्शन 41. बैलेंसिंग चार्ट, सेल ऑफ कैपिटल एसेट यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, दिस दे हैव ऑलरेडी कवर्ड अंडर साइंटिफिक रिसर्च. सो बैलेंसिंग चार्ज मैंने पहले अभी तक कवर नहीं किया है, वो क्या होता है वो हम समझ लेते हैं. बैलेंसिंग चार्ज इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट दैट इज रिलेटेड टू योर पावर सेक्टर अंडरटेकिंग्स. कल हम लोग जब डेप्रिसिएशन की बात कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि पावर सेक्टर अंडरटेकिंग्स के केस में आप डेप्रिसिएशन दोनों तरीके से ले सकते हो, मतलब एसएलएम से भी ले सकते हो और डब्ल्यूडीवी से भी ले सकते हो. बैलेंसिंग चार्ज का कॉन्सेप्ट वहां पर आता है जब आपने डेप्रिसिएशन एसएलएम बेसिस पर कैलकुलेट किया होता है. तो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स व्हिच आर टू बी अंडरस्टूड. सो लेट अस डिस्कस what is balancing charge and what is the profit that is chargeable under section 41, and when balancing charge is applicable and when do you calculate the tax under, calculate the income under section 41. So let us see what is the basic meaning. So I have given this uh, as per numerical example so that it becomes very easy. Suppose there was an asset which was purchased for rupees 100 and you were charging depreciation as per SLM basis. So there were depreciation of 2 years, that is 10, that is total your WDV was 80. Now you decided to sell this asset. Okay, so this arises when you are selling the asset which was depreciated on SLM basis. Okay, this is not allowed, or this is not a case in which the asset that was depreciated on WDV basis, which is a normal concept, that is the block concept, अगर वैसा हुआ है तो फिर वो जो कैपिटल गेन होता है वो एक स्पेसिफिक हमारा सेक्शन है कैपिटल गेन हेड में, हम वो डिस्कस करेंगे. यहाँ पर हम सिर्फ उन केसेस की बात करें जब आपका डेप्रिसिएशन एसएलएम बेसिस पे लगा है. ठीक है, ना क्या होगा अगर हमने 70-80 का उसका बुक वैल्यू था, अगर हमने उसको 72 में सेल कर दिया तो 8 इज द टर्मिनल डेप्रिसिएशन. अगेन दिस टर्मिनल डेप्रिसिएशन, बैलेंसिंग चार्ज, these two sections are given in two different specific points in your module. If you will say terminal depreciation आपके depreciation वाले पार्ट के साथ दिया है, बैलेंसिंग चार्ज अलग से दिया है. तो हमने उन दोनों को साथ में समझने के लिए ताकि इजी हो जाए. अगर आप ज्यादा में बेचते हो, मतलब आपके प्रॉफिट में सेल करते हो, तो अप टू कवरिंग ऑफ योर कॉस्ट इट विल बी ट्रीटेड एज अ बैलेंसिंग चार्ज अंडर द हेड पीजीबीपी. और अगर आपने कॉस्ट से भी ज्यादा में बेचा तो कॉस्ट तक का जो अमाउंट है वो आपका बैलेंसिंग चार्ज में जाएगा, दैट इज सेक्शन 41 में, दैट इज पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा. और उसके ओवर एंड अबव जो है वो आपका एसटीसीजी में जाएगा, दैट इज कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा. गेटिंग द पॉइंट? इट इज वेरी इजी. सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द balancing charge, or that is your terminal depreciation. Moving on to recovery of bad debts, this also I have yesterday discussed that if there is a bad debt and you have claimed deduction earlier under section 36 and now the bad debt is recovered, it has to be taxable under section 41. Brought forward losses of defunct businesses, in case where a receipt is deemed to be profit relating to business that has ceased to exist and there is an unabsorbed loss, not being a speculation loss, that arise during the previous year in which it had ceased to exist and which had not been set off, it would be set off against that income even after the expiry. तो सपोज आपने 2015-16 में आपको लॉस हुआ और आपने वो बिजनेस बंद कर दिया. अब ये जो लॉस है ये तो पड़ा ही रह गया क्योंकि बिजनेस ही आगे बंद हो गया. अब सपोज इस बिजनेस की कोई पुरानी इनकम थी जो अब जैसे मान लो कोई बैड डेट रिकवरी हो गई 2021-22 में, है ना, अगर यहाँ पर 8 साल का टाइम बाकी है तब तो ठीक है, अगर 8 साल का टाइम बाकी नहीं भी है तो भी आप इस बैड डेट रिकवरी से इस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो. दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग यू. ओके, मूविंग ऑन to section 43. Now we'll move on to the compliance based sections. Okay, so I'll first just make sure that what would be our order of discussion, and then yeah, so now the sections that are remaining are very easy. Moving on to section, first we'll discuss 43CA. okay, यहाँ पर हमारा कंप्यूटेशनल पार्ट जो है वो खत्म हो जाता है. कंप्यूटेशनल पार्ट ऑफ पीजीबीपी इज डन विद 43CA एंड देन वील मूव ऑन टू द कंप्लायंस पोर्शन ऑफ 43 सेक्शन पीजीबीपी. नाउ व्हाट इज 43CA? 43CA इज अ वेरी स्पेसिफिक सेक्शन. आई होप बाहर बहुत सारे स्टूडेंट्स को वैसे भी याद हो गया होगा क्योंकि जब आप लोग सिलेबस पढ़ते हो ना तो इस सेक्शन पे आपने जहां से भी पढ़ा होगा हर फैकल्टी ने बहुत फोकस किया होगा. प्लस अगर आपने खुद से पढ़ा होगा तो भी ये सेक्शन बहुत बार आया होगा. ये 43CA में भी आता है, ये 50C में भी आता है, ये 56 to 10 में भी आता है, तो वो सेम प्रोविजंस हमें याद हो जाते हैं. 43CA जो है वो उन केसेस में अप्लाई होता है इफ द असेसी इज एंगेज्ड इन द ट्रेडिंग और यू कैन से बेसिकली इन द बिजनेस ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ. दैट इज इफ land, building or both is a part of your stock in trade. ठीक है,
हम सब लोग जानते हैं that whenever you are trading or you are basically whenever you are transferring an immovable property, government always has a fear, or the income tax department always has a fear of you know tax evasion, कि transactions जो है वो black में होंगे और ऊपर से पैसा लिया जाएगा जो बुक्स में शो नहीं किया जाएगा, जिस पर टैक्स इवेजन होगा। उस पर्टिकुलर रिस्क को काफी हद तक अवॉइड करने के लिए ये सारे सेक्शंस लाए गए हैं, दैट इज 43CA, 50C और 56(2)(10 सब एक ही बात करते हैं कि अगर आप कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को भी चेक करना है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा में सेल हो रहा है नो प्रॉब्लम, लेकिन कम में अगर आप सेल करते हो और डिफरेंस 10% से ज्यादा है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी द डीम्ड सेल्स कंसिडरेशन। दिस इज व्हाट द सेक्शन स्टेट्स। सो इफ आई गो थ्रू द लैंग्वेज, सी व्हाट दे हैव रिटन, that it has been inserted as an anti-avoidance measure to provide that where the consideration for the transfer of an asset, being land or building or both, where it is as a stock in trade, is less than the stamp duty value, the stamp duty value will be deemed value of consideration। पीजीबीपी में जो सेल्स की वैल्यू लिखेंगे वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को माना जाएगा। हाउएवर अगर डिफरेंस 10% तक है तो माफ है, ठीक है, एक 10% की मार्जिन उन्होंने छोड़ी है। तो क्या बोला है उन्होंने, the stamp duty value does not exceed 110% of the consideration received, then such consideration shall be deemed to be the full value of consideration for the purposes of computing the PGBP। So what they have written, if there is also an example, so I was going to give you an example, but okay, उन्होंने specifically हमें दे ही दिया है। Actual consideration 100 है, stamp duty value है 120। अच्छा चलो, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अग्रीमेंट की लेंगे कि रजिस्ट्रेशन डेट की लेंगे, पहले ये बात भी कर ही लेते हैं। अगेन इट इज अ वेरी सिंपल केस, फेक अग्रीमेंट बनाना बहुत आसान काम होता है। आपने सपोज आज ट्रांजेक्शन किया, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से नीचे किया, लेकिन आपने ऐसा शो कर दिया कि ऑन पेपर हमारा अग्रीमेंट तो 3 साल पुराना था, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आज की क्यों कंसिडर करी जा रही है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अग्रीमेंट डेट की कंसिडर करी जाए। डिपार्टमेंट के साथ फिर से नुकसान ना हो जाए, इसीलिए डिपार्टमेंट ने ये बोला कि ओके वी विल कंसिडर द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ agreement date if there is a specific proof that the agreement is original। And what proof does the department demand, that as on or before the date of agreement there should be the payment of a token money। हम सब जानते हैं नॉर्मली जब किसी भी चीज का अग्रीमेंट बनाया जाता है एक टोकन मनी का लेन देन होना जरूरी होता है ना, कि हमने थोड़ा सा ट्रांसफर करा था तभी सामने वाला अग्री हुआ कि हाँ ठीक है मैं मेरी प्रॉपर्टी 2 साल बाद तुमको बेच दूंगा, तो उसने हमसे 1.5 लाख रुपए लिए थे, वो जो पेमेंट है वो आपने सामने वाले को पे किया है। अगेन जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि बार बार हमारे सामने वो सारी चीजें आएंगी, दैट इज अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस एंड एनी अदर मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट, प्रिस्क्राइब्ड मोड ऑफ पेमेंट। ये सारे तरीकों में से किसी तरीके से अगर आपने अग्रीमेंट डेट या उससे पहले कोई अमाउंट पार्ट और फुल कंसिडरेशन सामने वाले को पे किया है तो ही आपका अग्रीमेंट डेट कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो अब देखें, हमें सपोज इस केस में हम बात करें 10 lakhs रिसीव्ड बाय अकाउंट पे चेक ऑन 1 जुलाई 2022, अग्रीमेंट डेट था 1 जुलाई का और ट्रांसफर डेट है ये, तो क्योंकि हमें अकाउंट पे चेक से पैसा मिला है हम 120 को कंसिडर करेंगे। अब हमें देखना है कि ये डिफरेंस 10% तक है कि नहीं। तो हमारा जो सेल वैल्यू है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो 110% ऑफ कंसिडरेशन, तो हमारा कंसिडरेशन है 100 lakhs, इस में हम 10% ऐड करेंगे तो 100 प्लस 10 दैट इज 110। अगर हमारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 100 से लेके 110 के बीच में होगी, मतलब अगर हमारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सपोज 107 होगी तो इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा और इसी पर मुझे टैक्स कैलकुलेट करना होगा। लेकिन अगर मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110 से ऊपर चली जाएगी तो वो डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान ली जाएगी। इन दिस केस द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दैट इज टू बी कंसिडर्ड इज 120। सो यहाँ पर as part of consideration is received by account pay check, the date of stamp duty value on the date of agreement is to be adopted, and since the stamp duty value exceeds the 110%, then this is to be treated as the deemed value of consideration। ना एक बात और ध्यान रखनी है, जब जब हम 43CA, ये रूल आपको सबके लिए लगता है, 43CA 50C और 56(2)(10 सबके लिए लगता है कि आप जब भी ये सेक्शंस अप्लाई कर रहे हो स्पेसिफिकली इम्यूएबल प्रॉपर्टी के लिए, मेक श्योर कि आपको 110% किससे कंपेयर करना है, मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अग्रीमेंट डेट की लेनी है कि रजिस्ट्रेशन डेट की लेनी है, ये पहले ही आपको निश्चित कर लेना है, पहले ही आपको इस चीज को फिक्स कर लेना है और फिर उस वैल्यू से 10% कंपेयर करना है। बहुत बार बच्चे ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि 120 से करना है कि 130 से, क्योंकि
अगर सपोज यहाँ पर ये केस हुआ होता कि रजिस्ट्रेशन डेट पर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती 111 और आपके अग्रीमेंट डेट पर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है 107, तो आपका कंक्लूजन जो है वो चेंज हो जाता है ना। सो फर्स्ट फिक्स कि किस दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसिडर करना है, कौन सी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसिडर करना है वो देखो, फिर 110% से उसको कंपेयर करो। लास्टली उन्होंने बोला है अगर असेसी सेटिस्फाइड नहीं है कि यार जो असेसिंग ऑफिसर वैल्यू निकाल रहा है वो गलत है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू गलत है, और आप उसको चैलेंज करना चाहते हो, तो आप वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जा सकते हो। वैल्यूएशन ऑफिसर असेसी फ्रेंडली प्रोविजन है, मतलब इट इज लाइक दैट टीचर, कि अगर हम टीचर के पास मार्क्स बढ़ाने के लिए गए तो कहीं मार्क्स कम ना हो जाए, तो अपन गए तो थे वैल्यू कम कराने, पता पड़ा वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू और बढ़ा दी, तो उल्टा काम हो जाएगा। इसीलिए डिपार्टमेंट ने बोला वैल्यूएशन ऑफिसर की बात तभी मानेंगे अगर वो एसएससी के फेवर में है। सो इफ द वैल्यू इज रिड्यूस्ड बाय द वैल्यूएशन ऑफिसर, देन दैट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वुड बी कंसिडर्ड, अदरवाइज द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ assessing officer will be considered for the calculation. So this is the provision of section 43CA with which we complete our computational part of PGBP. Now quickly we'll go through the compliance sections of PGBP. I would prefer if you all just take a 1 minute break before going on to 44AA because these sections would now require a slight change of your mindset before directly moving on to these sections. Let's get back. Compulsory maintenance of accounts. Now 44AA, 44AB, 44AD, 44ADA, 44AE, इन सेक्शंस का आपके कंप्यूटेशनल पार्ट से अब कोई संबंध नहीं है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा उसका एक छोटा सा ग्लिम्स ले लेते हैं। सबसे पहले हमने बात करी पीजीबीपी हेड में कौन सी इनकम्स टैक्सेबल होंगी, उनका फॉर्मेट ऑफ कंप्यूटेशन समझा। गिवन प्रॉफिट से पीजीबीपी के प्रॉफिट में आने के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने हैं, कौन से एक्सपेंसेस अलाउड होंगे, कौन से एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होंगे, कौन सी इनकम्स अलाउड होंगी, कौन सी इनकम्स अलाउड नहीं होंगी। ये प्लस माइनस करते करते हम पहुंच जाएंगे हमारे पीजीबीपी के प्रॉफिट के ऊपर। अब हमने प्रॉफिट निकालना तो सीख लिया, अब हमें यह समझना है ये 44AA, 44AA, 44AB और ADA, ADA सब क्या कहते हैं। 44AA basically states that when are you required to prepare your books of accounts. Second, 44AB states when it is compulsory to get your books of accounts audited by a chartered accountant. And 44AD, ADA and AE are the presumptive taxation schemes, which are again very, very important. All these sections are very important, not only from the examination point of view, but also from the practical point of view, because these are the sections जो बहुत सारे लोगों के लिए normally use में आते हैं कि सर हमें audit कराना है कि नहीं, सर books maintain करवाने हैं कि नहीं, सर presumptive follow करें कि regular में जाएं, किसमें ज्यादा फायदा होगा। इनफैक्ट इसी बार के पेपर में आपके इंटर का जो अपना एग्जामिनेशन का पेपर आया था उसी में हम लोगों को ये पॉइंट उन्होंने दिया था कि व्हाट वुड बी द केस इफ द एसएससी वांट्स टू ऑप्ट फॉर 4480, बिकॉज दीज आर ऑल द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द एसएससी। हम टैक्स इसीलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें सिर्फ सेक्शंस याद हो जाए, हम टैक्स इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोगों को उस चीज को लेकर के एडवाइस दे सकें। सो देयर आर मेनी क्लाइंट्स व्हिच वी deal on a daily basis. For example, if I am in practice, if you have any of your friends or seniors in practice, वो लोग ये सब चीजों को रेगुलरली डील करते हैं कि यार इसमें क्या कर सकते हैं, तो इस व्यक्ति को अगर हम फिर प्रेजेंटिव सजेस्ट करें तो क्या इसको बेनिफिट होगा, क्या इसको बुक्स मेंटेन करने की जरूरत है। सो ये चीजें भी हमें बहुत ज्यादा जरूरी है पता होना। दीज आर मोर ऑफ थियोरेटिकल थिंग्स, so we need to know what are the rules regarding the maintenance of books of accounts. Again, I have prepared a very concise you can say flow charts to understand all these provisions. चलिए compulsory maintenance of books of accounts 44AA1, that is professionals. For professionals that are prescribed under section 44AA1, books of accounts is compulsory to be maintained irrespective of your turnover, your receipts, your profit, anything. आप अगर कोई प्रोफेशनल हो, फॉर एग्जांपल डॉक्टर, तो आपको
बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना ही है, ठीक है। अब हम जब बात करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की, तो सेक्शन 44 AA ये बोलता है, सेक्शन 44 AA ये प्रिस्क्राइब नहीं करता कि आपको बुक्स में क्या क्या मेंटेन करना है, ठीक है, कि आपको जर्नल रखना है, आपको ट्रायल बैलेंस रखना है, आपको बैलेंस शीट रखना है, ये 44 AA नहीं बताता। 44 AA बताता है कि उतनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखो दैट मे इनेबल द असेसिंग ऑफिसर टू कैलकुलेट योर इनकम, ठीक है। मतलब आपको सिर्फ कितनी बुक्स मेंटेन करके रखनी है, जैसे आप प्रोफेशनल की बात करें, उन्होंने बोला प्रोफेशनल को कंपलसरी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, तो क्या कितनी मेंटेन करें, क्या मेंटेन करें, तो भैया इतनी मेंटेन करके रखो कि कल को अगर डिपार्टमेंट ने डॉक्टर को आके पूछा कि तुमने जो तुम्हारा प्रॉफिट दिखाया है वो इतना क्यों दिखाया है, तो आप असेसिंग ऑफिसर को एक्सप्लेन करने की पोजीशन में रहो। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट थिंग दैट शुड बी मेड क्लियर इन योर minds, that is professionals. Moving on to businesses or other professionals that have not been prescribed under section 44AA1. Okay, so any other profession which is not prescribed under 44AA1 or other businesses, that is non-professionals, if it is an individual HUF and your income exceeds 2,50,000 or the turnover exceeds 25 lakhs in any one out of the three years, or if it is a new business, it is likely to exceed these limits, then you have to maintain books of accounts. In case of any other person, the limits are changed, that is 1,20,000 in case of income and 10 lakhs in case of turnover. Conditions remains the same, that in any one of the 3 years, or it is likely to exceed in case of new businesses, then you have to prepare the books of accounts. Presumptive के बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगी, presumptive की बात मैं presumptive sections के साथ ही करूंगी कि उन केसेस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कब करनी है और कब नहीं करनी है। अब बात करते हैं रूल 6F की। तो पहले हम चल देते हैं यहाँ पर भी कि प्रोफेशनल्स नोटिफाइड कौन से हैं। देखिए, अब अगर सेक्शन की लैंग्वेज पढ़ेंगे, एवरी पर्सन कैरिंग ऑन लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा 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 शैल कीप सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स, any other profession must statutorily maintain such books of accounts as may enable the assessing officer to compute his total income। बात समझ में आई? ये सारे हमें नोटिफाइड वो दे रखे हैं। अब इन्होंने स्पेसिफिकली रूल 6F में बोला है कि what are the prescribed books of accounts and who has to maintain the prescribed books of accounts। तो professionals who are notified are supposed to maintain books of accounts compulsorily, and out of these professionals, some category of professionals are covered under rule 6F, जिन्हें prescribed books of accounts maintain करनी होती हैं। वो कौन से professionals है देखें, CBDT has been authorized to prescribe the books of accounts। कौन से professionals हैं? See, as per rule 6F, every person carrying on legal, medical or any other profession shall maintain books of accounts as per the rules specified in rule 6F if his gross receipts exceed 1,50,000 in all the 3 years। अंतर समझ आया? अभी जो हमने पहले बात करी थी उस केस में आपका सिर्फ ये आया था कि आपको एनी वन ऑफ द 3 years था। जब आप प्रिस्क्राइब्ड बुक्स की बात कर रहे हो तब ऑल द 3 years में आपका ग्रॉस रिसिप्ट 1,50,000 से ज्यादा था, या फिर अगर आपका प्रोफेशन नया है तो आपको इस साल उम्मीद है कि 1,50,000 से ज्यादा होगा, तो आपको प्रिस्क्राइब्ड बुक्स मेंटेन करनी है। तो ये ध्यान रखना है कि प्रोफेशनल्स को बुक्स तो मेंटेन करना ही है, प्रिस्क्राइब्ड बुक्स मेंटेन करना है कि नहीं, उसके लिए ये 1.5 लाख वाली लिमिट आपको ध्यान में रखनी है। ये पॉइंट आप पढ़ेंगे तो आपको वो चीज क्लियर होगी। एंड व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड बुक्स, वो उन्होंने यहाँ पर क्लैरिफाई करा है, कैश बुक, जर्नल, लेजर, कुछ बिल्स की कॉपीज वगैरह आपके पास होना जरूरी है। इन केस ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन मेडिकल प्रोफेशन, इन्वेंट्री मतलब आपके पास जो मेडिसिन और इंजेक्शन और दवाइयां वगैरह होती हैं उन सब के आपके पास एक पूरा स्टॉक रजिस्टर होना चाहिए और एक डेली केस रजिस्टर भी होना चाहिए। ये कब रखना है? अगर 1.5 लाख वाला कंडीशन फुलफिल होता है तो। अदरवाइज अगर आप डॉक्टर हो और आपकी रिसिप्ट 1.5 लाख से ज्यादा नहीं है तो फिर इन ऑल द 3 years तो फिर आपको ये सारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ये मेंटेन करना जरूरी नहीं है। ये प्रिस्क्राइब्ड बुक्स मेंटेन करना जरूरी नहीं है। कब तक मेंटेन करके रखना है? मिनिमम पीरियड ऑफ 6 years यू हैव टू मेंटेन फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। गेटिंग द पॉइंट? सो ये हमने बात करी। अगेन 44AA2 हमने बात करी। अदर देन द नोटिफाइड प्रोफेशंस और बिजनेसेस तो आपको 2.5 लाख 25 लाख ये भी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट व्हाट वुड बी द लिमिट इन विच केस, सो दिस हैज टू बी डन। Moving on to audit, I'm not talking about presumptive right now, we'll talk about presumptive directly when we discuss 44AD audit of accounts। कब आपके ऊपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाने की लायबिलिटी आएगी? इन केस ऑफ बिजनेस,
your turnover should exceed more than 1 crore. However, in case of 44AD, the limit is 2 crore, क्योंकि आप 44AD ऑप्ट कर सकते हो 2 करोड़ तक। तो अगर आप 44AD में आ रहे हो तो आपको 2 करोड़ तक ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के लिए और ज्यादा रिलैक्सेशन है, 10 करोड़ के टर्नओवर तक आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपका मैक्सिमम रिसिट्स नॉन कैश है, मतलब योर एग्रीगेट कैश रिसिट्स और पेमेंट्स इज लेस देन और इक्वल टू 5%। मतलब आपका जो 95% तक का आपका टर्नओवर है, 5% तक कैश अलाउड है, बाकी सारा का सारा आपका नॉन कैश रिसिट्स और पेमेंट्स है अगर, तो बिकॉज दैट इज एंड कंडीशन, तो आपके ऊपर 10 करोड़ तक ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। अगेन दिस इज अ वे टू इंक्रीज द कैशलेस पेमेंट और यू कैन से द कैशलेस इकोनॉमी। तो उन्होंने ये चीज क्लैरिफाई करी। तो अगर कोई बिजनेसमैन है जिसका मैक्सिमम या कह लो आप 98% ट्रांजेक्शन अगर उसके बैंकिंग है, मतलब उसके 2% ट्रांजेक्शन सिर्फ कैश है, तो फिर यहाँ पर 10 करोड़ की लिमिट तक उसको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गेटिंग द पॉइंट? आगे चलते हैं। इन केस ऑफ एन असेसी कवर्ड अंडर सेक्शन 44AE, ओके, आई अगेन डिस्कस दिस व्हेन वी विल डिस्कस द 44AD पॉइंट्स। पहले हम जनरल बिजनेसेस और प्रोफेशंस की बात कर लेते हैं, मतलब नॉन प्रिजम्पटिव। इन केस ऑफ अ पर्सन कैरिंग ऑन अ प्रोफेशन, if his gross receipts in profession are more than 50 lakhs in the relevant previous year, then you are not supposed to conduct your audit. So ये हमारे जनरल रूल्स होते हैं। ऑडिट रिपोर्ट में 3CA 3CB 3CD फॉर्म भरे जाते हैं। दिस इज नॉट मच ऑफ द इम्पोर्टेंस फॉर योर इंटर सिलेबस, but just for information you can know that 3CD is an annexure which is compulsory to be given whenever a person is supposed to make an you can say tax audit. The audit report is 3CA or 3CB. So if you are supposed to like if you are लाइबल टू ऑडिट फॉर एनी अदर एक्ट एज वेल, मतलब जैसे कंपनी है तो कंपनीज एक्ट में भी ऑडिट हो रहा है और टैक्स ऑडिट भी हो रहा है, अगर तो आप 3CA 3CD सबमिट करते हो। और अगर कोई एसएससी है जिसका सिर्फ इनकम टैक्स में ऑडिट हो रहा है तो फिर आप 3CB और 3CD सबमिट करते हो। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर अदर स्टैट्यूट्स आर आल्सो कंसीडर्ड। तो अगर आपने ऑलरेडी किसी और एक्ट में ऑडिट करा लिया है तो आपको अलग से ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर जो 3CD एनेक्जर होता है वो जरूर अलग से फिल करना पड़ेगा। व्हाट वुड बी द ड्यू डेट टू कंडक्ट द ऑडिट? द ड्यू डेट विल बी द 1 मंथ प्रायर। पहले ये सेम हुआ करता था बट पिछले कुछ समय से ड्यू डेट चेंज हुई है। जो आपका ड्यू डेट है ऑडिट एसएससीज के लिए, रिटर्न की ड्यू डेट होती है 31 अक्टूबर, तो उससे एक महीना पहले आपको आपके ऑडिट रिपोर्ट्स जो है वो सबमिट करने हैं। ओके, दिस इज टू बी केप्ट इन माइंड। This is an exception. This is not in the syllabus of your intermediate level. So this I'm not discussing right now. Okay. Now, moving on to the presumptive taxation. Now, this is we discussed 44AD, AD and AE. These are three presumptive taxation schemes. Now, what do you mean by presumptive taxation? Presumptive taxation का मतलब होता है कि जो आप बताओगे हम सही प्रिज्यूम कर लेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे कि आपने जो प्रॉफिट ऑफर किया वो सही है। हम आपसे आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की और ऑडिटेड रिपोर्ट की कोई डिमांड नहीं करेंगे। सो दिस इज बेसिकली सेक्शंस दैट आर गिवन टू ईज आउट द कंप्लायंस बर्डन्स ऑफ द असेसीज हु आर नॉट अर्निंग अ लॉट। मतलब डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर आपकी जो टर्नओवर है या रिसिप्ट्स है वो बहुत ज्यादा नहीं है तो डिपार्टमेंट ने आपको एक छूट दे दी कि भैया ठीक है, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन मत करो, आप ऑडिट मत करवाओ, मिनिमम इतना इतना प्रॉफिट ऑफर कर दो तो हम आपसे ज्यादा सवालात नहीं करेंगे, प्रोवाइडेड आप इन सेक्शंस के सारे कंडीशंस को फुलफिल करो। अगर आप कंडीशंस नहीं फुलफिल करते हो तो फिर आप रेगुलर स्कीम में चले जाओगे और फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी हो जाएगा। हम पढ़ेंगे कब जरूरी होगा कब नहीं होगा, ठीक है। सो 44AD की बात करते हैं। This is for business assessees, resident individual, HF or partnership firm engaged in eligible business and who has not claimed deduction under section 10AA or any other income based deduction. Income based deduction मतलब ATIA, IB वो सब again they are not out of your intermediate syllabus. अगर हमने ये सब कुछ claim नहीं किया है तो हम 44AD claim कर सकते हैं. Who is not eligible to claim? Persons who have प्रोफेशंस, बिकॉज उनके ऊपर 44AD लगता है तो वो AD में नहीं आ सकते। नेचर ऑफ कमीशन ब्रोकरेज की आपकी इनकम है, एजेंसी बिजनेस है तो आप AD में नहीं आ सकते हो। अगेन दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कंपनी एसएससीज, है ना। देन मूविंग ऑन, पहले 44AD पूरा पढ़ते हैं।
कब तक कर सकते हो? 2 करोड़ की टर्नओवर तक कर सकते हो। 2 करोड़ की टर्नओवर से ऊपर अगर आप चले गए तो आप एलिजिबल नहीं हो। प्रिजम्पटिव 8% ऑफ योर टर्नओवर, जितना भी आपका टर्नओवर है मिनिमम 8% आपको इनकम बतानी है। अगर आपके टर्नओवर का कुछ भी पार्ट आपने आपके बैंकिंग मोड से अर्न किया है तो देन यू कैन शो अ much lower, that is 6% of your turnover as your profit can be shown if that turnover has been earned by banking modes, that is that same thing, account pay check, account pay draft, ECS or any other electronic modes up to the due date of return filing। तो अगर मेरा 40 लाख का टर्नओवर है जिसमें से मैंने 35 लाख रुपए बैंकिंग मोड से कमाए हैं और 5 लाख मैंने बैंक कैश से कमाया है, तो इस पर मुझे मिनिमम 8% का प्रॉफिट दिखाना है और इस पर मुझे मिनिमम 6% का प्रॉफिट दिखाना है। डिडक्शन और कोई भी नहीं मिलेंगे। जो प्रॉफिट आपने ऑफर कर दिया उसके बाद आप वापस से डेप्रिसिएशन और ये सब कुछ क्लेम नहीं कर सकते हो। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म सैलरी इंटरेस्ट वगैरह डिडक्ट नहीं होगा। ये जो फाइनल आपने अगर 12% का प्रॉफिट ऑफर किया है 44AD में, तो ये 12% आपका फाइनल प्रॉफिट है। इसके बाद और कोई डिडक्शन आपको नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब मेंटेन करना है, तो इसलिए मैंने वो चीज 44AA और AB में छोड़ दी, तो यहाँ पर आप उसको कनेक्ट कर पाओगे। इफ एलिजिबल एसएससी डिक्लेयर्स प्रॉफिट्स इन अकॉर्डेंस ऑफ 44AD ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बुक्स। मतलब आपको बोला है मिनिमम 8% दिखाना है, आपने 12% दिखा दिया, आपको बुक्स भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है और आपको ऑडिट भी कराने की जरूरत नहीं है। हाउएवर इफ आफ्टर डिक्लेयरिंग प्रॉफिट्स ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस, non-declaration of profits on presumptive basis for any of the 5 successive assessment years would disentitle the assessee from claiming profits on presumptive basis for 5 successive assessment subsequent to the assessment year relevant to the previous year of such non-declaration। मतलब अगर आपने 1 साल ऑफर कर दिया तो आपको 5 साल तक तो करना ही है। अगर आप बीच में ब्रेक करते हो तो आगे के 5 साल तक आप एलिजिबल नहीं रहोगे। In such a case, the assessee would have to maintain books of accounts and other documents under 44A2, मतलब आपका सबसेक्शन 2 जो है, जो हमने 2.5 लाख और 25 लाख वाला पढ़ा था ना, वो एप्लीकेबल हो जाएगा। And get his books of accounts audited under section 44AB if his total income exceeds the basic exemption limit in those years। Understood? So ये हमने 44AB, 44AA और 44AD का रिलेशन समझा कि कब आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वालों को कब बुक्स मेंटेन करनी है। मतलब बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो प्रिजम्पटिव के रूल्स में हो तो ठीक, अगर वहां से बाहर निकल गए तो फिर बुक्स और ऑडिट की लायबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है। एडवांस टैक्स का सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट लगेगा, दैट इज 15th of March। आगे बढ़ते हैं। 44ADA इज क्वाइट सिमिलर टू 44AD, बस अंतर ये है कि ये बिजनेस है और ये प्रोफेशन है और कुछ और थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस हैं। एप्लीकेबल टू रेसिडेंट, कॉन्सेप्ट सेम है। इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म्स बट नॉट LLP एंगेज्ड इन एनी प्रोफेशन, किसके ऊपर लगेगा? असेसी जो कि प्रोफेशनल है, जो कि स्पेसिफाइड प्रोफेशंस में एंगेज्ड है, उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। एनी प्रोफेशन स्पेसिफाइड अंडर 44AA1 whose receipts आर अप टू 50 lakhs, है ना, 50 लाख तक आप ऑप्ट कर सकते हो। 50 लाख से ऊपर हो गए तो प्रेजेंटिव से भी बाहर हो जाते हो और आपके ऊपर ऑडिट भी लगेगा, है ना, क्योंकि हमने 44AB में बात करी थी कि प्रेजम्पटिव्स के ऊपर ऑडिट की लिमिट जो है वो 50 lakhs की लगाई जाती है। 50% of gross receipts is the minimum profit that has to be declared under section 44ADA। Again, आपको कोई फर्म, अगर आप पार्टनरशिप फर्म हो तो सैलरी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर वगैरह डिडक्टेबल नहीं रहेगा। सेम चीज अगर आप 44ADA में हो, 50% मिनिमम ऑफर करना है तो आपने 60% प्रॉफिट ऑफर किया, आपको ना बुक्स मेंटेन करनी है ना ऑडिट कराना है। लेकिन अगर आप लोअर प्रॉफिट क्लेम करते हो, मतलब मिनिमम आपको 50% शो करना है, लेकिन अगर आप 25% शो करते हो तो फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है एज पर 44AA1 and has to get his books of accounts audited if the income exceeds the basic exemption limit। अगेन यहाँ पर भी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी से 15th मार्च तक की है। तो इन दोनों ही केसेस में 44AD और ADA में द मेन पॉइंट है कि कंप्लायंस इनका कम से कम हो जाए, वो उनका मेन ऑब्जेक्टिव है। नाउ वील मूव ऑन टू द लास्ट presumptive taxation, that is 44AE। चलिए, moving on to the last presumptive scheme, that is section 44AE। An assessee owning not more than 10 goods carriage, again a person who is owning goods carriages cannot claim 44AD, so he has a specific separate presumptive scheme, that is 44AE। At any time during the
प्रीवियस ईयर। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि क्लोजिंग में मोर देन 10 नहीं बोला है उन्होंने। मतलब अगर आपके पास शुरू में 8 गाड़ियां थी, फिर आपने 3 खरीदी और 2 बेच दी, तो भले ही आपके पास बची 10 है, लेकिन साल में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर मोर देन 10 हो गई थी, आप 44 फॉर ए ऑप्ट नहीं कर सकते हो। फ्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग ऑफ गुड्स, कैरेजेस का आपका बिजनेस है, यू कैन ऑप्ट फॉर 44 ए फॉर व्हाट इज द मिनिमम प्रॉफिट, मिनिमम इनकम दैट इज टू बी ऑफर्ड फॉर ईच हेवी गुड्स व्हीकल, 100 रुपीज per ton of gross vehicle weight for every month or part of month. So even if you have used it for say 20 days, then also it has to be considered as a full month. For each vehicle other than heavy goods vehicle, 7,500 per month or part of month during which such vehicle is owned by the assessee, or an amount claimed to have been actually earned from such vehicle, whichever is higher. So this is the minimum income. 7,500 या 1,000 रुपए पर टन वाला जो हमने लिमिट देखा, वो मिनिमम है। अगर उससे ज्यादा आप अर्न करते हो, मतलब सपोज आपका वो 1,000 वाले कैलकुलेशन के हिसाब से 4,50,000 की इनकम आती है, but if you want you can offer 6 lakhs. Obviously that is never a problem for income tax if you offer a higher level of income that what they are demanding. In case of a firm, salary and interest paid to partners is deductible. This is a very very important point to be kept in mind in respect to 44AD and 44ADA, that ये जो है सेक्शन, यहाँ पर आपको 40B के लिमिट्स के विद इन आपको पार्टनर्स की सैलरी अलाउेबल है, बट प्रोवाइडेड अप टू 40B, इतना भी यहाँ पर अलाउड नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने प्रिजम्पटिव में 12% लिए, तो उसके बाद फिर आप 40B का डिडक्शन, मतलब आप पार्टनर्स की सैलरी का डिडक्शन नहीं ले सकते हो, लेकिन 44AE में आप वो क्लेम कर सकते हो। इफ एलिजिबल assessee declares profits in accordance with 44AE, he is not required to maintain books of accounts and audited. However, if he claims his profits to be lower than the profits as per the presumptive system, he has to maintain books of accounts under section 44AA2 and has to get his accounts audited under section 44AB. now यहाँ पर अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखने की। 44AD में उन्होंने 5 साल वाला क्लॉज दिया है, ठीक है। 44ADA में उन्होंने बोला है क्लेम्स लोअर प्रॉफिट, है ना, देन द प्रिजम्पटिव लिमिट, एंड 44AE में उन्होंने फिर से बोला है क्लेम्स लोअर प्रॉफिट। 5 years वाले क्लॉज में उन्होंने बोला है एंड हिज इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इन दोज इयर्स। लोअर प्रॉफिट में भी 44ADA में बोला है एंड हिज इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। 44AE में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। ये जो स्लाइट डिफरेंसेस होते हैं ना, ये हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ये हमने यहाँ पर ध्यान दिया। एलिजिबल एसएससी हैज टू पे एडवांस टैक्स इन 4 इंस्टॉलमेंट्स। यहाँ पर जो नॉर्मल इंस्टॉलमेंट्स होती है एडवांस टैक्स की, आप सब लोगों ने पढ़ी ही होगी as we are going through the revision lectures. Obviously you have done the syllabus once already. So advanced tax की 4 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, ये चारों ही आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। वेयर एज एडी और एडीए में उन्होंने काफी रिलैक्सेशन दिया है, दैट यू आर सपोज टू पे ओनली द लास्ट इंस्टॉलमेंट। किसे हैवी गुड्स व्हीकल कहा जाएगा, किसे नहीं कहा जाएगा, सो ये आपको यहाँ पर दिया है। मोर देन 12,000 किलोग्राम की वैल्यू है अगर, तो देन इट इज a heavy goods vehicle, it will be treated as a heavy goods vehicle. So this is what you are supposed to do, how you're supposed to calculate the income if you want to opt for the presumptive taxation scheme. Now with this we complete our chapter, that is PGBP. I'll go through just a very small part, that is composite income. छोटा सा एक टेबल दिया है हमारे मॉड्यूल में, वो बहुत ही अच्छा सा टेबल है, तो मैं सिर्फ उस टेबल पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। दिस पर्टिकुलर businesses, these particular businesses are in the nature of composite income. Composite income मतलब ये ऐसे businesses हैं जिनमें आपका पार्टली बिजनेस और पार्टली एग्रीकल्चरल का बिजनेस हो रहा है। ठीक है, सो यू आर लाइक इनटू समथिंग व्हिच इज अ पार्टली एग्रीकल्चरल थिंग एंड पार्टली बिजनेस। तो उन्होंने बोला भैया अब क्या करें, कैसे पता चलेगा कि कितने पे टैक्स देना है और कितने पे नहीं देना है। तो सरकार ने आपके प्रॉफिट के 2 बाइफरकेशन कर दिए। यू हैव टू कैलकुलेट योर इनकम एज पर योर नॉर्मल प्रोविजंस फर्स्ट। ठीक है, तो आप नॉर्मली जैसे बिजनेस की इनकम निकालते हो वैसे ही निकालोगे पहले, और फिर उसमें से 65% को एग्जेम्प्ट कर दोगे क्योंकि वो एग्रीकल्चरल है, और 35% पर टैक्स दोगे। ये पॉइंट हमने सेक्शन 32 के टाइम पे भी कल बात करी थी। मैंने कहा था अभी नहीं, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। सेक्शन 32 में उन्होंने यही बोला है कि डेप्रिसिएशन आधा आधा करने की जरूरत नहीं है।
मतलब अगर सपोज मैं टी के बिजनेस में हूँ, अगर हम टी का एग्जांपल लें तो हमारा टी का रेशो है 60-40। एक तो हर केस में याद रखने का आसान तरीका है कि जो बड़ा परसेंटेज है वो एग्रीकल्चरल का है, ठीक है। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 60 एग्रीकल्चरल था कि 40 एग्रीकल्चरल था, तो ये ध्यान रखो कि 65 हो, 75 हो, 60 हो, जो भी हो, ज्यादा जो है वो एग्जेम्प्ट है, कम जो है वो टैक्सेबल है, ठीक है। तो अब सेक्शन 32 में उनका यही कहना था कि सपोज आपने टी के बिजनेस से टोटल, ठीक है, आपने जो इनकम कमाई मतलब सेल्स कमाई वो थी फॉर एग्जाम्पल 15 लाख रुपए, ठीक है। फिर इसके जो भी आपके खर्चे हुए सारे, वो सारे आपके हो गए 10 लाख रुपए। अब आपका जो डेप्रीसिएशन है, ठीक है, आपको उसको बांटने की जरूरत नहीं है कि डेप्रीसिएशन को आधा एग्रीकल्चर आधा नॉन एग्रीकल्चर, आप पूरा पहले कैलकुलेट कर दो, फिर जो बचता है उसे आपको बाइफरगेट करना है कि 40 taxable and 60 exempt. Okay, so first you will be calculating your normal income and then you will be bifurcating that in the पर्टिकुलर रेशो। सो ये परसेंटेज आपको ध्यान रखने हैं एग्जाम में। अगर आपको रबर का केस आता है दैट इज 35-65 सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड, देन 25-75 इफ इट इज आल्सो रोस्टेड एंड ग्राउंडेड दैट इट बिकम्स मोर ऑफ अ कमर्शियल थिंग, देयरफॉर उन्होंने बिजनेस का परसेंटेज बढ़ाकर एग्रीकल्चर का इनकम का परसेंटेज जो है वो कम कर दिया है। इतना आपका टैक्सेबल होगा एग्रीकल्चरल इनकम में, मतलब एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी का टैक्सेबल होगा एज अ नॉर्मल पीजीबीपी इनकम in this case of composite income. Okay, so all these are the provisions related to PGBP. I hope I could give a very short overview on this particular chapter. The main reason why I took this for the first, because PGBP is a very important chapter for all of us. As I already told you that this is a chapter in which you have to basically this is a chapter which is a part of your first question, that is a compulsory question. So it is very very important to go through this. स्टार्ट रिवाइजिंग, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अ लॉट। मैंने पहले भी बोला था सिर्फ सेक्शंस याद मत करके बैठ जाना, दिस हैपेंस विद अ लॉट ऑफ अस। व्हाट वी डू इज वी जस्ट try to mug up the sections. Don't do that. Do as much as practice as you can. Don't go here and there. Just solve the institute material, go through the modules, go through the past examination papers. I will also solve and send some questions for practice on this channel. I'm also going to upload the solution of the examination paper of November 22 because many students had a lot of problems in that particular paper. So I will be helping you out in regarding the correct solutions, plus the way how it should be solved, what mindset you should be keeping when you are solving questions. All these things are very very important. तो मैंने भी sections पढ़ाते समय काफी हद तक कोशिश करी है मेरी तरफ से कि मैं आपको उन points पर focus करवा पाऊं जहां questions में दिक्कतें आती हैं, जहां questions बच्चों को परेशान करते हैं। And it is my personal experience, if you practice a lot, I always support a thing, I do not extend the syllabus a lot. जब मैं खुद भी पढ़ती थी, मैंने बहुत दिनों दिनों तक सिलेबस नहीं कंप्लीट करती थी कि अगर 9 मंथ्स का स्टडी पीरियड है तो 7 महीने तक हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं एंड देन गेटिंग ओनली 2 मंथ्स फॉर रिविजन। आई personally do not go with that strategy. Even when it was CA inter or when it was CA final, in my case I have completed syllabus quite fast and then I revise it as much as possible, minimum 3-4 revisions before your examinations. When you read that again and again and again, concepts बैठते जाते हैं, थरो होते जाते हैं, आप उस चीज को मैं मतलब आपको डाउट्स भी निकल के आते हैं। पता है क्या होता है, जब पहली बार आप पढ़ते हो तो आप मानते जाते हो कि हाँ ठीक है ऐसा होता है ऐसा होता है। जब दूसरी बार पढ़ते हो ना, तो क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हो, आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हो कि पर ऐसा क्यों, पर ऐसा क्यों नहीं। सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर क्रिटिकल थिंकिंग टू डेवलप एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर conceptual clarity. So it would be my suggestion that increase the number of revisions for any subject. That will give you very much help in your examinations. So go through the video. If you have any kind of doubts in this particular chapter, in any other chapter, feel free to discuss, and I'll be sharing much more such revision videos for you. So, and if you need some particular thing from my side, that also you can let me know, and I'll try my level best to help you out. All the very best.